गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आपका क्लास 12th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 7 निर्देशन के अंतर्गत आज हम समझेंगे पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या क्या है। पर्यवेक्षण को हम किन नामों से जानते हैं और सुपरविज़न। ठीक है, तो पर्यवेक्षण का महत्व, उनके गुण और उसके कार्य क्या क्या है, साथ ही हम समझेंगे निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में अंतर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि निर्देशन है क्या, निर्देशन की विशेषताएं, उसके सिद्धांत, तत्व और महत्व का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था, है ना। तो निर्देशन होता क्या है, तो किसी भी संगठन में उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनके कार्यों का उचित मार्गदर्शन, प्रेरणा, संप्रेषण और नियंत्रण ही क्या कहलाता है, उचित नियोजन ही निर्देशन कहलाता है। ठीक है, तो आइए आज हम समझते हैं क्या आपका पर्यवेक्षण की सुपरविज़न होता क्या है। इसका आज क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए पर्यवेक्षण सुपरविज़न। तो देखिए आप इसका आशय आप ये लगा सकते हैं कि जैसे आपका उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों के कार्यों की देख रेख करना ही क्या कहलाता है, आपका पर्यवेक्षण कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए पर्यवेक्षण का आशय कार्य के निष्पादन में अधीनस्थों का प्रत्यक्ष एवं तुरंत मार्गदर्शन एवं नियंत्रण करने से है। अतः हमें यही स्पष्ट हो सकता है कि पर्यवेक्षण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति अपने अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों के कार्य की क्या करता है, देखभाल करता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों की उचित ढंग से देखभाल करना ही क्या कहलाता है, पर्यवेक्षण कहलाता है। जो व्यक्ति पर्यवेक्षण करता है उसे पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र कहते हैं। इसे और नामों से पुकार सकते हैं हम, तो जैसे आपका हो गया फॉरमैन, ओवरसियर, शाखा प्रमुख, मुख्य क्लर्क आदि नामों से भी हम पहचान सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, पर्यवेक्षण कार्य करते हैं। तो देखिए पर्यवेक्षण को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, हम सुपरविज़न कहते हैं। जो दो भाग में डिवाइड करके उसको बनाया गया है, सुपर प्लस विज़न। मतलब दो शब्दों का ये क्या है, जुड़ा होता है, जिसमें सुपर और विज़न दो शब्द समाहित होते हैं। जिसमें आपका सुपर का आशय है उच्च तथा विज़न का आशय देखना या देख रेख करने से है। इस प्रकार उच्च स्तरीय देख रेख करना ही क्या कहलाता है, पर्यवेक्षण कहलाता है। ठीक है, प्रबंध के क्षेत्र में बुद्धिमत्तापूर्ण अधीनस्थों के कार्यों की देख रेख करना ही क्या होता है, आपका पर्यवेक्षण होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने समझा कि पर्यवेक्षण है क्या, लेकिन अमेरिकी अधिनियम के अनुसार बोला जाता है कि पर्यवेक्षक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कर्मचारियों का चुनाव करने, निकालने, अनुशासन, पारिश्रमिक और उनसे संबंधित कार्यों के बारे में स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया आपका पर्यवेक्षण। अब समझते हैं हम इसी में पर्यवेक्षण की विशेषताएं। तो देखिए पर्यवेक्षण की विशेषताओं में बोला जा रहा है कि पर्यवेक्षण क्या है, लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसका उद्देश्य साधनों का अधिकतम उपयोग करना है और उच्च अधिकारी से प्राप्त अधिकारों का भी क्या करना है, प्रयोग करवाना है, और साथ ही साथ अधीनस्थों के उचित कार्य का सौंपा जाता है। इसमें पर्यवेक्षणों में अधीनस्थों के पास रहकर आवश्यक निर्देश व मार्गदर्शन दिया जाता है। प्रबंध के सभी स्तर पर एवं समग्र रूप से यह आवश्यक कार्य माना जाता है, क्योंकि कार्यों में एकरूपता लाने के लिए पर्यवेक्षण क्या रहता है, आवश्यक होता है। क्योंकि वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए एवं उचित निर्देशन, आवश्यक तकनीक एवं मार्गदर्शन देना ही क्या होता है, आपका पर्यवेक्षण होता है। ठीक है, तो ये क्या समझा हमने, पर्यवेक्षण की विशेषताएं। अब आगे समझते हैं, हमने विशेषताओं को समझ लिया। अब हम समझते हैं पर्यवेक्षण का महत्व। तो देखिए पर्यवेक्षण क्या है, एक प्रेरणा का शक्ति माना जाता है, साथ ही उपक्रम की सफलता भी और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक भी माना जाता है। श्रमिकों एवं स्वामियों के मध्य कड़ी का भी संबंध रखता है, कार्य में एकरूपता लाता है। तो देखिए जो हमारे प्राचीन काल में पर्यवेक्षण का सबसे अधिक महत्व नहीं था, क्यों नहीं था, किंतु वर्तमान में इसकी अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है, कि इसकी आवश्यकता व महत्व के संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है, हमारे लिए कम है। क्योंकि कर्मचारी कितनी भी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करे तथा कर्मचारी कितना भी योग्य व शिक्षित क्यों न हो, पर्यवेक्षण के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। प्रबंध की सर्वाधिक आवश्यकता संगठन के मध्यम एवं निम्न स्तर पर होती है। साथ ही साथ कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने, कार्य समय पर पूर्ण करने के लिए पर्यवेक्षण क्या है, अत्यंत आवश्यक है। इसी संगठन में आदर्श नियंत्रण प्रणाली कंट्रोल सिस्टम होने पर भी पर्यवेक्षण आवश्यक माना गया है।
पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षकों श्रमिकों का मित्र, सहयोगी व मार्गदर्शक होता है। देखिए, महत्व के अंतर्गत पहला समझते हैं हम कि पर्यवेक्षण प्रेरणा शक्ति है। क्यों है? तो देखिए, अच्छा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण अधीनस्थों में नवीन स्फूर्ति एवं प्रेरणा शक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रेरणा शक्ति लक्ष्य प्राप्ति में रामबाण औषधि का कार्य करता है। बिना प्रेरणा शक्ति के किसी भी कार्य को समय पर पूरा करना संभव नहीं होता और अतः कार्य को शीघ्र कर लक्ष्य प्राप्ति में पर्यवेक्षण क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अब दूसरा महत्व में है आपका उपक्रम की सफलता। तो देखिए, कोई भी उपक्रम वहाँ के मैदानी कर्मचारी के बिना प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि विकास के लिए जो वहाँ के कर्मचारी द्वारा मन लगाकर कार्य करना आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है। अतः कर्मचारियों में स्फूर्ति लाने, कार्य के प्रति प्रेरित कर सही मार्गदर्शन देने, आपसी समन्वय बनाए रखने तथा आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए पर्यवेक्षण क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें तीसरा है आपके महत्व के अंतर्गत ही बताया जा रहा है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? अपने आप को अनुशासन मतलब दो शब्द से मिलकर ये भी बना होता है, अनु प्लस शासन, जिसमें स्वयं के ऊपर शासन करना। अर्थात किसी भी उपक्रम की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ पर पूर्ण अनुशासन हो। साथ ही अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित नेतृत्व, ठीक है, अनुशासन क्या रहता है आपका, आवश्यक होता है। मतलब लीडरशिप बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पर्यवेक्षक कार्य दल वर्किंग टीम का निकटतम उच्च अधिकारी होता है, जिससे वह अधीनस्थों में पूर्ण अनुशासन बनाए रखने के लिए कार्य करता है। अतः किसी उपक्रम व संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षण क्या है, आपके लिए आवश्यक है। अब आपका चौथा कार्य के अंतर्गत है श्रमिकों एवं स्वामियों के मध्य कड़ी। तो देखिए, पर्यवेक्षण वे व्यक्ति होते हैं जो श्रम और पूंजी के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं। ये श्रमिकों में सीधा संबंध रखते हैं तथा श्रमिकों को समझाने में सदैव सफल भी रहते हैं। इसी प्रकार उच्च प्रबंधक जो स्वामी होते हैं, वे संपर्क में रहने से श्रमिकों व स्वामियों के मध्य क्या करता है, संभावित विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार ये श्रमिकों और स्वामियों के मध्य एक आदर्श कड़ी का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आपका महत्व में अंतर है पांचवा में कार्य में एकरूपता। तो मतलब एकरूपता अर्थात पर्यवेक्षकों द्वारा कार्य करने का एक निश्चित ढंग श्रमिकों को बताया जाता है। इसमें संपूर्ण उत्पादन में एकरूपता आती है। किसी भी कार्य की त्रुटि व असमानता होने पर पर्यवेक्षकों द्वारा तत्काल उचित निर्देश दे दिया जाता है। इसमें कर्मचारियों को अपनी त्रुटि का आभास तत्काल हो जाता है और वे अपने कार्य को ठीक ढंग से करने में सफल हो जाते हैं। वर्तमान में बड़े उत्पाद तथा बड़े पैमाने पर आधुनिक ढंग की विक्रय कला विकसित हो जाने से जो पर्यवेक्षकी कार्य का महत्व क्या होता है, बढ़ गया है। तो ये क्या हो गया आपका पर्यवेक्षण का महत्व, जिसके अंतर्गत हमने विशेषता उसके महत्व का क्या किया है, अध्ययन किया। आगे है आपका पर्यवेक्षक के गुण। ठीक है, तो देखिए, उत्पादन कार्य में सुपरवाइजर का विशेष महत्व होता है। क्यों होता है? तो वह उत्पादन में श्रम और पूंजी के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाता है। अतः पर्यवेक्षकों के में क्या क्या गुण होना चाहिए? तो पर्यवेक्षकों के में तकनीकी एवं कार्य संबंधित ज्ञान होना चाहिए। साथ ही पर्यवेक्षकों में प्रबंध कार्यों का अनुभव भी होना चाहिए। उसके में संगठन की सामान्य जानकारी रखना चाहिए। टीम भावना एवं मृदुभाषी होना चाहिए। कार्य में निष्पक्षता लाए, उत्तरदायित्व का उचित निर्वहन करें, कार्य के प्रति रुचि, निष्ठा व समर्पण की भावना जागृत हो। उसके में तीव्र, प्रखर एवं त्वरित निर्णय लेने वाला हो और साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों का भी उसको अनुभव होना चाहिए। श्रमिकों एवं प्रबंधों की बात सुनने और समझने की क्षमता रखे। तो ये क्या हो गया आपका पर्यवेक्षक के गुण। मतलब किसी पर्यवेक्षक के में क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सभी गुणों को मैंने आपको बताया। ये आपका पर्यवेक्षक के कार्य। तो पर्यवेक्षक को क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं? तो किसी भी कार्य के लिए सर्वप्रथम पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होता है कि कार्य को संपादित करने में पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी विशेष महत्व है, जिसमें अमेरिकी श्रम अधिनियम द्वारा पर्यवेक्षक को दी गई परिभाषा में पर्यवेक्षक के कार्यों को भी स्पष्ट व्याख्या की गई है। तो सबसे पहला कार्य है पर्यवेक्षक का कार्यों का नियोजन करना, मतलब कार्यों का पहले से प्लानिंग बनाना। तो प्लानिंग द वर्क। ठीक है, तो पर्यवेक्षक एक विशिष्ट शाखा का प्रमुख कर्मचारी होता है तथा उस शाखा के कार्यों के लिए वही उत्तरदायित्व भी होता है तथा उस शाखा के कार्यों की पूर्ण रूपरेखा तैयार कर योजना बनाकर उसे उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ता है।
इस योजना में कर्मचारियों की संख्या, उनकी आवश्यकता, माल की स्थिति, उपकरणों की जानकारी, कार्य की स्थिति आदि की योजना शामिल की जाती है। तो ये क्या होता है, पर्यवेक्षक का पहला कार्य कार्यों का नियोजन करना। अब उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है शाखा का संगठन करना। तो शाखा का संगठन करना मतलब क्या हो गया, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन द सिलेक्शन। तो देखिए, अपनी शाखा में उचित संगठन बनाए रखना, शाखा में कार्यों का बंटवारा करना, कर्मचारियों का स्तर, वरिष्ठता तथा वे सभी कार्य पर्यवेक्षक को करने पड़ते हैं, जिससे उस शाखा की संगठन व्यवस्था क्या होती है, सुदृढ़ बनी रहती है। अब पर्यवेक्षक का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो कार्य के प्रति अभिप्रेरणा मोटिवेशन करना। मतलब जो अधीनस्थ कर्मचारी रहते हैं उनको कार्य के प्रति क्या करना है, मोटिवेट करना, मतलब उसको अभिप्रेरित करना। तो अभिप्रेरणा वह शक्ति होती है जिसमें मनुष्य कार्य करने के लिए क्या रहता है, स्वयं प्रेरित होता है। अतः अपनी शाखा के कर्मचारियों को कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने, कार्य को गुणवत्ता के अनुरूप करने तथा समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए अभिप्रेरित करने का कार्य किसका होता है, पर्यवेक्षक का होता है। मतलब जो अधीनस्थ कर्मचारी वहाँ कार्य करते हैं उनको क्या करे, मोटिवेट करने का कार्य किसका होता है, सुपरवाइज़र, मतलब जो वहाँ के पर्यवेक्षक होते हैं उनका होता है। अब आपका चौथा कार्य है उनका प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना, ठीक है, और ट्रेनिंग एवं इंस्ट्रक्शन देना। तो देखिए, श्रमिकों एवं निम्न स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का निकटतम प्रत्यक्ष संबंध पर्यवेक्षक से रहता है। अतः प्रशिक्षण का प्रारंभिक कार्य पर्यवेक्षक द्वारा ही किया जाता है। साथ ही समय समय पर आवश्यक होने पर मार्गदर्शन देने का कार्य भी किसका होता है, पर्यवेक्षण द्वारा ही किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षक के कार्य के अंतर्गत ही लक्ष्य को प्राप्त करना, मतलब अपने टारगेट को क्या करना है, प्राप्त करना है। तो प्रबंधकों एवं पर्यवेक्षकों को उनकी शाखा के कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करना पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य किसका होता है, पर्यवेक्षक के द्वारा ही कराया जाता है। अब चलते हैं हम अपना आगे पर्यवेक्षक के कार्य में शाखा का नियंत्रण करना। तो कंट्रोल ऑन सेक्शन। तो देखिए, पर्यवेक्षक शाखा का अधिकारी होता है, क्योंकि शाखा पर पूर्ण नियंत्रण रखने व अनुशासन बनाए रखने का कार्य पर्यवेक्षक का ही होता है। उनकी शाखा या विभाग में उत्पादन पर नियंत्रण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, सामग्री पर नियंत्रण का कार्य वो स्वयं करता है। और सातवां है आपका विभागीय लेखा रखना। क्या होता है, तो देखिए, विभाग में होने वाले व्यय, आय, कर्मचारियों पर होने वाले व्यय, संभावित व्यय आदि से संबंधित समस्त लेखे रखने का कार्य किसका होता है, पर्यवेक्षक का होता है। अब आपका आठवां कार्य है उनका सूचना संबंधित कार्य, ठीक है। तो देखिए, कम्युनिकेशन वर्क, तो उच्च स्तर या प्रबंध से सूचना प्राप्त की अपनी शाखा के कर्मचारियों तक पहुंचाना, शाखा की आवश्यक सूचना प्रबंधक तक पहुंचाना अर्थात सूचना के आदान प्रदान का कार्य किसका होता है, पर्यवेक्षक का करना होता है। और 9वां पॉइंट है आपका पर्यवेक्षक के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था। तो देखिए, शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारियों की पूर्ण सुरक्षा का व्यवस्था करना कार्य का पर्यवेक्षक होता है। इसके लिए कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रारंभिक दायित्व किसका होता है, पर्यवेक्षक का ही होता है। इसके लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था पर्यवेक्षक को करना होता है। इसके लिए पर्यवेक्षक कुछ सावधानियां अपने कर्मचारियों को भी उसका क्या करता है, ट्रेनिंग कर देता है उसको, और उसको बतलाता भी है। और लास्ट कार्य होता है उनका कि परिवेदनाओं का निपटारा, ठीक है। तो जब 2 या अधिक कर्मचारी किसी संगठन में कार्य करते हैं तो उनकी कुछ न कुछ समस्याएं अवश्य रहती हैं। ये समस्याएं कार्य संबंधित भी हो सकती है, वेतन संबंधित भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि उनको दूर करने का कार्य किसका होता है, पर्यवेक्षक का होता है। अतः इन परिवेदनाओं को दूर करने के लिए प्रबंधक से आवश्यक मार्गदर्शन लिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका पर्यवेक्षक के कार्य, जिसके अंतर्गत उनके 10 प्रकार के कार्यों को हमने जाना है कि कार्य का नियोजन कैसे करना है उनको, शाखा का संगठन, कार्य के प्रति आपका क्या हो गया, अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण देना, लक्ष्य को प्राप्त करना, शाखा का नियंत्रण करना, विभागीय लेखा रखना, सूचना संबंधित कार्य करना, सुरक्षा व्यवस्था, परिवेदनाओं का निपटारा करना। ठीक, समझा आपने पर्यवेक्षण। अब हम देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने निर्देशन का अर्थ समझा था। अब हम समझते हैं, आइए समझते हैं हम कि निर्देशन और
पर्यवेक्षण में अंतर क्या है। तो ठीक है, तो देखिए निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के कार्य का स्वभाव एक ही होने से कुछ लोग इन दोनों को एक ही मानने लगते हैं, किंतु इन दोनों में बहुत ही अंतर माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, तो देखिए निर्देशन शब्द पर्यवेक्षण की तुलना में एक विस्तृत शब्द है, क्योंकि निर्देशन में उन सभी क्रियाओं एवं तकनीकों को शामिल किया जाता है जिसका प्रयोग निर्देशों को देने तथा यह देखने के लिए किया जाता है कि कार्य संगठन की योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं। जबकि पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, तो कर्मचारियों को कार्य को देखना तथा उन्हें कार्य के लिए प्रेरित करना। यह उसका हो गया पहला अंतर। अब देखिए इसी में बोला जा रहा है कि निर्देशन का उच्च स्तर उच्च होता है, क्यों होता है, तथा निर्देशन का संबंध संपूर्ण संगठन से भी होता है, क्योंकि निर्देशन संबंधित कार्य संपूर्ण संगठन के लिए किया जाता है, जबकि पर्यवेक्षण का स्तर निम्न होता है। क्यों होता है, तो पर्यवेक्षण का संबंध केवल किसी विशिष्ट शाखा से ही रहता है तथा पर्यवेक्षण का निर्देशन या आदेश किसी विशिष्ट शाखा तक ही सीमित रहता है। ठीक, अब आपका तीसरा अंतर इसी में चलते हैं। तो निर्देशन प्रबंध के समस्त स्तरों उच्च, मध्यम व निम्न में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जबकि पर्यवेक्षण संचालन स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, साथ ही साथ पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक और कर्मचारियों का आमना सामना होता है, वह सभी एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से परिचित रहते हैं, जबकि निर्देशन में ऐसा संभव ही नहीं होता है। अब निर्देशन का उद्देश्य संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आदेश व निर्देश देना है, जबकि पर्यवेक्षण का कार्य यह देखना होता है कि कार्य आदेश व निर्देशानुसार हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उन्हें उचित विधि से कराना चाहिए, और क्यों नहीं हो रहा है इन बातों को क्या करना है, उनको अवगत करना है, मतलब अपने जिनको जानकारी प्राप्त करना है। तो इसमें हमने क्या क्या समझ लिया, पर्यवेक्षण का अर्थ, इसका महत्व और कार्य का हमने क्या किया है, आज विधिवत अध्ययन किया है।